नमस्ते दोस्तों, सादर प्रणाम। आपका पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने राजस्थान की ज्योग्राफी को मानचित्रों के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट किया था। जो हम उससे जो हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन है, पढ़ने का तरीका है, जिसे रटाफिकेशन, तोता मैना की तरह रटना कहते हैं, उनको छोड़ने और छुड़वाने की कोशिश इस ज्योग्राफी की क्लास में होती है। तो आज हम राजस्थान के अगले उस पार्ट को पढ़ेंगे जहां राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। किसी भी भूगोल के क्षेत्र को, किसी भी स्थान को यदि ज्ञात करना है तो उसके अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। जीपीएस जो होता है, जीपीएस गूगल या जो भी अपना जैसे भारत का नाविक है, तो वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व के ग्लोब पर स्थान को ढूंढता है। तो वो अपना स्थान कहाँ है और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का राजस्थान की कहाँ है। हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ चुके हैं कि 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 के मध्य स्थित है, और जो हमने बताया कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरता है। अब आइए देशांतरीय स्थिति बताते हैं राजस्थान की। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। ये हमारी बीएसटीसी कॉलेज लेक्चरर के लिए और सेट के लिए एकदम निःशुल्क कक्षाएं। मैं पूरी ज्योग्राफी जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं पूरी अपलोड करूंगा। बस पढ़ाने का शौक है। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, आपकी दुआ चाहिए मुझे, और आपके दिलो दिमाग के अंदर ये चाहिए कि एक निस्वार्थ भाव से मैं आपके काम आ सकूं। और मैं आपके इतना ही काम आ सकता हूं, हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता। तो मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपकी ये क्लास बिल्कुल छोटे से छोटे भाग को भी मैं मैप के माध्यम से समझाऊं। आपको किसी भी बात की आवश्यकता है कि आपका टॉपिक इस पर आधारित है, अगला होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस प्रकार आप अगली क्लास चाहते हैं। तो आइए हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में, जो हमारी देशांतरीय स्थिति है, उसके बारे में बताते हैं। देखो, ये हमारा ग्लोब अभी हमने बताया कि आड़ी जो रेखाएं खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की तरफ, वो अक्षांश रेखा होती है। अब क्या हुआ कि 1884 के अंदर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के अंदर 2 वाशिंगटन नाम से भू इकाई है। जो पश्चिम की तरफ है वो वाशिंगटन राज्य है, और पूर्व की तरफ है वो वाशिंगटन डीसी, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं, और वो वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो वाशिंगटन के अंदर 1884 के अंदर है, मैं ये कह दूं कि वहां एक जूतम पजार हुई थी। जूतम पजार इस बात के लिए हुई कि आखिर पृथ्वी का आधेटा कहां है, पृथ्वी का मध्य स्थान कहां है। क्रिश्चियन लोग ये मानते थे कि पृथ्वी का बीच वाला भाग है वो यरूशलेम के अंदर है, भगवान ईसा मसीह जन्मे और वो पृथ्वी के नाभिक से पैदा हुए, इसलिए हमारा पृथ्वी का आधेटा यहां है। अच्छा, उस समय 2 ऐसे साम्राज्य थे जिनकी तूती विश्व में बोलती थी और कभी उनका दिन अस्त नहीं होता था। वो थे फ्रांस और इंग्लैंड, और दोनों के बीच में वाक युद्ध कह दो, वार कह दो, हमेशा लड़ा जाता था और वर्चस्व की राजनीति होती थी। तो ब्रिटेन ने कहा, ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि पृथ्वी का बीच का भाग हमारा है, और फ्रांस ने कहा कि हाँ, पृथ्वी का बीच का भाग हमारा है। आखिर 1884 के अंदर यह तय हुआ, और ये पृथ्वी गोल है। अब इस गोल के भाग पे आखिर सूर्य उदय कहां से माना जाए, इस बात को लेकर के भी बहुत सारी बहस हुई। तब ये निश्चित किया गया कि पृथ्वी का एक उत्तर से दक्षिण की तरफ एक रेखा खींची गई, और वो ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहां से? ग्रीनविच शहर से। इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है।
और ये कहलाती है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। और इसे 0 डिग्री नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री दिया गया और इसे 0 डिग्री देशांतर के नाम से पढ़ा जाता है। 0 डिग्री देशांतर के नाम से पढ़ा जाता है, 0 डिग्री देशांतर। अब क्या था कि इस 0 डिग्री के बाद में रेखाएं खींची जाने लगी और इस 0 डिग्री के पूर्व की तरफ 180 डिग्री खींची गई, ऐसे 180 खींची गई। अब देखो जैसे मैं खींच रहा हूं और आपको लग भी रहा होगा, यहां आते इनकी भूमध्य रेखा पे आते इनकी 0 डिग्री से पूर्व की तरफ, यानी 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये पूर्व की तरफ होने के कारण टोटल 180 डिग्री खींची गई। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके पूर्व में होने के कारण 180 डिग्री पूर्वी देशांतर खींची गई। और ऐसे ही पृथ्वी के इस पश्चिमी भाग के, ये जो भाग है यहां पश्चिम की तरफ भी देशांतर खींची गई और ये पश्चिमी गोला था और इस प्रकार 180 देशांतर खींची गई। और ये टोटल, ये जो भाग था ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाया, ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाया। और जो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित थी वो पश्चिमी देशांतर कहलाई, पश्चिमी देशांतर कहलाई। और इस प्रकार टोटल 180 पश्चिमी देशांतर खींची गई और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर खींची गई, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर खींची गई। अब हर देशांतर के मध्य एक निश्चित दूरी रखी गई और 0 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य और 1 डिग्री से 2 डिग्री के मध्य, 2 से 3 के मध्य, 3 से 4 के मध्य, हर देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी निश्चित की गई भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। लेकिन ध्रुवों पे ये आकर के आपस में मिलती है, यानी ध्रुवों पे ये ऐसे हैं बिल्कुल, यदि मेरे हाथ को मैं ग्लोब मान लूं तो ध्रुवों पे ये है, जबकि ये जो हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये देखो आपको ब्लैक भाग दिख रहा होगा, इसके सामने ये मान लो 0 डिग्री है, बिल्कुल ये 0 डिग्री है और ये यहां ग्रेट ब्रिटेन स्थित है, ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से इधर वाला भाग पश्चिमी देशांतर और इधर वाला भाग पूर्वी देशांतर। ये जो भाग है ये पूर्वी देशांतर कहलाता है और ये जो भाग है ये पश्चिमी देशांतर कहलाता है। यहां से लगा करके यहां तक इसके अपोजिट वाली ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के एकदम अपोजिट है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री न तो पूर्वी कहलाती है न पश्चिमी कहलाती है, वो केवल 180 डिग्री कहलाती है। 0 डिग्री के एकदम अपोजिट है, वो केवल 180 डिग्री कहलाती है, न वो पूर्वी है न पश्चिमी है। और ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से इधर जो है वो पश्चिमी देशांतर कहलाती है। पश्चिमी देशांतर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू और 179 तक है। 179 पश्चिमी देशांतर कहलाती है। लेकिन 180 जो डिग्री है वो न तो पूर्वी है न पश्चिमी है, क्योंकि वो 0 डिग्री के एकदम अपोजिट है। अब क्या हुआ, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे खींची गई और टोटल 179 पूर्वी देशांतर खींची गई और 180 जो ओवरलैप हो रही थी 0 के, वो न तो 180 डिग्री न पूर्वी देशांतर कहलाती है न पश्चिमी देशांतर कहलाती है। और 0 डिग्री के इधर वाला भाग पश्चिम था, इधर वाला भाग पूर्व था। तो 180 डिग्री जो 0 डिग्री के एकदम अपोजिट थी, उस डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में अलास्का और साइबेरिया के बीच में बेरिंग सागर से होकर के गुजरते हैं और 5 से 7 जगह वो एक ही स्थान को एक साइड में लाने के लिए, एक ही स्थान का समय एक ही निश्चित रखने के कारण उससे 180 डिग्री को कई बार अपने मूल स्थान से विचलित किया गया है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर कहलाते हैं। अब ये देशांतर यहां आते ही मिलते हैं आपस में, यहां से ये मिलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव पर पे जाकर के मिलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिलते हैं।
जो जो ये भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ध्रुव बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, जबकि 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा पर इनकी दूरी अधिकतम होती है और वो अधिकतम होकर के 111.32 होती है। जबकि भूमध्य रेखा के समानांतर जो अक्षांश खींचे गए हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उनके बीच की दूरी 111.13 यानी 111.13 ही समानांतर ही रहती है ध्रुवों तक। लेकिन ध्रुवों पे ये इस प्रकार यहां आकर के ध्रुवों पे उनकी अक्षांश की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन दो अक्षांशों के मध्य जो समानांतर दूरी होती है वो किसी भी हालात में कम नहीं होती है, वो हमेशा पैरेलली रहती है, समानांतर ही रहती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। लेकिन देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है और ये ध्रुवों पर आपस में मिल जाती है, ध्रुवों पर ये एक गुच्छे के रूप में हो जाती है। और इस प्रकार टोटल 360 देशांतर खींचे गए। अब देखो मोटे तौर पे आपको बता दूं कि पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व घूमती है। यदि ये जो है ये हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व घूमती है तो आखिर सूर्योदय कहां से माना जाए? भारत कहते हैं कि पहली किरण विश्व की हमारे ऊपर पड़ती है, जापान कहते हैं कि पहली किरण विश्व की हमारे ऊपर पड़ती है, अब अमेरिका कहते हैं कि विश्व की पहली किरण हमारे ऊपर पड़ती है। वर्चस्व की लड़ाई थी तो 0 डिग्री देशांतर जब तय हो गई तो ये बात तय हो गई कि इधर वाला पश्चिमी देशांतर है, इधर वाला पूर्वी देशांतर है, और पूर्वी देशांतर के 180 डिग्री पर पहली सूर्य की किरण मानी गई और 180 डिग्री पर जापान स्थित है। और ये आपके सामने इस प्रकार मैं कर दूं, अब 0 डिग्री मेरी तरफ है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो सूर्योदय ऐसा हो रहा है, यह सूर्योदय होते जा रहा है। अब आपके सामने यदि आपकी दृष्टि पड़ रही है तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ऐसे सूर्योदय हो रहा है, यानी यहां से सूर्योदय इधर जापान से हुआ, जापान पे पहली किरण पड़ती है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है क्योंकि जापान पे पहली किरण पड़ती है। जापान के पास में जो जापान देश है उसके पास में कोरिया स्थित है, इसलिए कोरिया को गुड मॉर्निंग सुबह की भूमि कहा जाता है। कोरिया के बाद में ये चीन के पूर्वी भाग पर और रूस रसिया के भाग पर, और इस प्रकार ये चीन के पड़ोसी देश है जो वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, दिन उगता जाता है और आखिर भारत की बारी आती है। अरुणाचल प्रदेश में पहली किरण पड़ती है क्योंकि पूर्व की तरफ हमारा सबसे पूर्व का तरफ भाग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये असम में दिन उगता है, असम के बाद में ये पश्चिम बंगाल में उगता है, पश्चिम बंगाल के बाद में ये झारखंड बिहार में उगता है, फिर ये छत्तीसगढ़ में उगता है, छत्तीसगढ़ के नीचे वाले उत्तर की और दक्षिण के राज्यों में उगता है, फिर इसके बाद में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की जब बारी आती है तो पहली सूर्योदय की किरण कहां पड़ती है? धौलपुर पे। धौलपुर पे सूर्योदय होकर के इस प्रकार धौलपुर से जब सूर्योदय पहली बार हो जाता है तो उसके बाद में ये करौली पे किरण पड़ती है और करौली के पैरेलल दौसा, जयपुर, फिर अजमेर, फिर नागौर, फिर जोधपुर और अंत में सूर्योदय कहां होता है? जैसलमेर होता है। अंत में सूर्योदय जैसलमेर होता है। इस प्रकार पृथ्वी की पहली किरण 180 डिग्री से माना गया है और ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है यहां, और भारत की जो स्थिति है वो यहां है। और भारत का जीएमटी एक होता है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम यानी 0 डिग्री से कोई स्थान पूर्व और पश्चिम है तो उसे ग्रीनविच मीन टाइम के माध्यम से मापा जाता है कि वो ग्रीनविच मीन टाइम से लिया जाता है कि कितना आगे और कितना पीछे। अब देखो सूर्योदय पहले यहां उगता है, इसलिए कोई भी स्थान होगा जैसे इस 0 डिग्री से इस 1 डिग्री के मध्य 4 डिग्री समय पूर्व की तरफ आगे होगा, 1 डिग्री के मध्य 4 मिनट का समय आगे होगा और फिर 1 से 2 के बीच में 8 मिनट का समय आगे होगा, जबकि पश्चिम की तरफ समय पीछे होगा। इसलिए
कोई भी नाविक यात्रा 0 डिग्री के पश्चिम में करता है तो समय पीछे रहता है, इसलिए उसे एक दिन जोड़ना होता है। और 0 डिग्री से, क्योंकि सूर्योदय पहले पूर्व की तरफ होता है, तो यह समय हमेशा जहां सूर्योदय पहले होता है वहां समय हमेशा आगे रहेगा, और जहां सूर्यास्त, जहां सूर्योदय होता है वहीं सबसे पहले सूर्यास्त होता है। और यदि सूर्योदय यहां हुआ है तो सबसे पहले समय यहां आगे रहेगा, इसलिए 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ने पर समय हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए यदि 0 डिग्री से हमें पूर्व की दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो समय ऑलरेडी आगे है, पहले से आगे है, तो हमें एक दिन घटाना पड़ता है। जैसे आप बुधवार को रवाना हुए हो 0 डिग्री से और पूर्व की तरफ यात्रा कर रहे हो तो आपको अगला दिन बुधवार ही मानना पड़ेगा। और यदि 0 डिग्री से आप पश्चिम की तरफ यात्रा कर रहे हो तो यहां ऑलरेडी समय पीछे चल रहा होता है, क्योंकि दिन यहां उग गया होता है, पहले वाला दिन यहां उग गया है, यहां तो आपका मंगलवार ही अस्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार पश्चिम की दिशा की तरफ बढ़ने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। यदि आप मंगलवार के दिन प्रारंभ होते हो और पश्चिम की दिशा की तरफ यात्रा करते हो तो आपको एक दिन जोड़ करके बुधवार मानना पड़ेगा। तो एक दिन जोड़ना पड़ता है, पश्चिम की तरफ यात्रा करने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है और पूर्व की तरफ यात्रा करने पर एक दिन घटाना पड़ता है। बुधवार के दिन यात्रा करने पर अगला दिन आपको बुधवार मानना पड़ेगा। और यदि आप पश्चिम की तरफ यात्रा करते हो 0 डिग्री ग्रेट ब्रिटेन के जो ग्रीनविच मीन टाइम की जो 0 डिग्री है वहां से खूब बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों के मध्य से गुजरती है और कहां से गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं, और वही ग्रीनविच जो गिनी की खाड़ी है वहां मिलते हैं। ये अटलांटिक महासागर में दोनों रेखाएं मिलती है और यहां अफ्रीका स्थित है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 डिग्री कहां से गुजरती है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से गुजर जाती है। जब अगला हमारा पोर्शन आएगा तब हम सारे रेखाओं के बारे में बताएंगे कि आर्कटिक वर्त कौन कौन से देशों से गुजरता है, कर्क रेखा कौन से देशों से गुजरता है, भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, और मकर रेखा कौन से देशों से गुजरती है, और उसके बाद में अंटार्कटिका वर्त कौन से देशों से गुजरता है। वो अपन अगले एपिसोड में बताएंगे, विश्व ज्योग्राफी जब पढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार पृथ्वी पे 360 अक्षांश है और पृथ्वी 24 घंटे में एक बार, मान लो यहां से ये 0 डिग्री है और यहां से पृथ्वी ऐसे घूमनी शुरू हुई है, तो आप इस प्रकार एक चक्कर लगाने में ये 24 घंटे लेती है। अब देखो पृथ्वी पे 360 डिग्री अक्षांश है और 24 घंटे में घूम जाती है। अब देखो 1 घंटे में घूमेगी कितना, जब 1 घंटे की बारी आएगी तब ये इस प्रकार 12 24 और 12 3 36 2 का भाग देंगे और आएगी 15 डिग्री। यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में घूमने में 15 डिग्री लेती है, जबकि ये 360 डिग्री है। कितनी है, 360 डिग्री है दोनों साइड में, और ये अकेली पूर्वी साइड में 180 डिग्री है। कितनी है, 180 डिग्री है। तो यहां 180 डिग्री से 0 डिग्री तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लग सकता है। जब 180 डिग्री है और सूर्य की किरणें 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री पार कर लेती है। अब बताओ कितने घंटों में वो 180 0 तक पहुंचेगी। तो अपन भाग दे देते हैं, 15 एकम 15, पीछे रहे 3, 12 घंटे। कितने घंटे, 12 घंटे। इसका मतलब यहां 0 डिग्री 180 डिग्री पे सूरज उदय होने पर 0 डिग्री पहुंचने में 12 घंटे का समय ले लेगा। अब देखो राजस्थान की तरफ आते हैं, तो अपन राजस्थान में यही बात करेंगे कि किस प्रकार दिन आगे और पीछे होता है। ये हमारा धौलपुर और यहां पड़ता है हमारा जैसलमेर का देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पे 360 देशांतर है और 360 देशांतर
24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। इसका मतलब दिन और रात अपने अक्ष पर घूमने से होते हैं। तो 24 घंटों में पृथ्वी 360 डिग्रियां घूम लेती है, 360 अंश घूम लेती है, 300 देशांतर घूम लेती है, तो वो 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। तो ये 180 देशांतर है। इसका मतलब 180 देशांतर यानी आधा भाग सूर्य के सामने से निकलने में पृथ्वी को 12 घंटे लग जाता है, और दूसरा अगला आधा भाग सूर्य के सामने से निकलने और 12 घंटे लगते हैं। एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अब देखो, इसका मतलब यह हो गया कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में पृथ्वी 15 अंश घूम लेती है। तो देखो 4 मिनट यानी एक अक्षांश, एक देशांतर यानी 180 से 179 तक, 180 पूर्वी देशांतर से 179 डिग्री पूर्वी देशांतर आने में सूर्य की किरणें 4 मिनट लेगी। कितने मिनट लेगी? 4 मिनट। अब देखो हमारा देशांतर कौन सा विस्तार है? 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, और 78 डिग्री 17 ये सिलावट गांव जो हमने पूर्वी माना था, यहां सूर्य की किरणें पहली बार पड़ती है। सिलावट गांव राजाखेड़ा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि राजाखेड़ा सिलावट गांव। और यहां अपन बता चुके हैं कटरा गांव सम पंचायत समिति जैसलमेर तहसील। अब देखो सूर्योदय सबसे पहले राजस्थान में कहां होता है? धौलपुर में होता है। राजस्थान में सूर्योदय सर्वप्रथम धौलपुर में होता है। सूर्योदय, सूर्य की किरणें सबसे पहले धौलपुर में होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां आकर के पड़ती है। और ये राजस्थान इस प्रकार यदि होता है, मान लो ये ऐसे घूमता है राजस्थान, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे सूर्य की किरणें आगे बढ़ेगी, और पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेगी। पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी दौड़ेगी तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ दौड़ेगा। तो सूर्य की किरणें यहां पड़ेगी, यहां पड़ने के बाद ये इस प्रकार आगे बढ़ती जाएगी, इस प्रकार आगे पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती जाएगी, और पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। तब सबसे अंतिम राजस्थान में सबसे अंतिम सूर्योदय, राजस्थान में सबसे अंतिम सूर्योदय कहां होता है? कटरा जैसलमेर में। कहां होता है? कटरा जैसलमेर में होता है। कटरा जैसलमेर में होता है। और वो कौन सी डिग्री है? 69 डिग्री 30 पर अंतिम रूप से राजस्थान के सूर्य की किरणें पड़ती है। तो अंतिम सूर्योदय कटरा जैसलमेर में होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होता है? धौलपुर में होता है। अब जब धौलपुर में सूर्योदय पहले होता है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहां होगा? धौलपुर में होगा। सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर में होगा। सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर में होगा। अंतिम सूर्यास्त कहां होगा? क्योंकि अंतिम सूर्योदय कहां हो रहा है? जैसलमेर में हो रहा है। तो अंतिम सूर्यास्त भी कहां होगा? अंतिम सूर्यास्त, क्योंकि सूर्य की किरणें अंतिम यहां से पार करेगी, तो अंतिम सूर्यास्त जैसलमेर में होगा। और वही जैसलमेर में कहां? कटरा में। जैसलमेर कटरा में होगा। जैसलमेर कटरा सम पंचायत समिति जैसलमेर तहसील। तो इस प्रकार सूर्य की किरणें पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती है, और एक देशांतर पारने में 4 डिग्री लेती है। अब देखो हमारा देशांतर निकालते हैं। राजस्थान 78 डिग्री 17 मिनट से पूर्वी देशांतर। देखो राजस्थान यहां स्थित है, तो ये पूर्वी देशांतर है। तो राजस्थान पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, यानी राजस्थान 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्योंकि यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री से जब हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो 0 डिग्री के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते जाएंगे, तब 69 डिग्री 30 पर राजस्थान की स्थिति प्रारंभ होगी, और वो पूर्व की तरफ बढ़ते हुए 78 डिग्री 17 पर राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब देखो 78 डिग्री 17 और ये है 69 डिग्री 30 मिनट। अब इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखो घटाने की विधि है गणित की।
ये कहती है, हमने पहले बताया कि पृथ्वी को अंशों में बांटा गया, अंशों को अपन कहते हैं इंग्लिश में डिग्री, और फिर मिनट और सेकंड में बांटा गया है। जब 78 डिग्री 17 मिनट है और 69 डिग्री 30 मिनट है, तो 30 मिनट ज्यादा है। मिनट में से मिनट घटेगी, मिनट में से मिनट घटेगी, और डिग्री में से डिग्री घटेगी, घंटे में से घंटा घटेगा, मिनट में से मिनट घटेगी, सेकंड में से सेकंड घटेगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि 17 मिनट से यहां उधार लेना पड़ेगा 78 से। 78 से उधार लेंगे तब एक आएगा, एक उधार लेते हैं। एक के अंदर 60 मिनट होती है, एक घंटे में 60 मिनट होती है। डिग्री मतलब एक घंटा, तो एक घंटे में 60 मिनट होती है मान लो, यहां एक डिग्री मतलब 60, 60 के बाद जो है मिनट है वो डिग्री में बदल जाती है, तो यहां से उधार लेंगे तो 60 मिनट हो गई। 60 मिनट का मतलब हो गया 60, तो ये हो गई 17, ये हो गई 57 हो गई। कितनी हो गई? 57। अब 57 में से 30 निकालेंगे तो 47 आ गई। कितनी मिनट हो गई? 47 मिनट। अब यहां 78 की जगह कितने रहे? 77। अब 77 में से निकालो 7 और 1 8 और 0, यानी 8 डिग्री 47 मिनट हमारे देशांतर का अंतर है। तो अक्षांश का अंतर भी अपने ज्ञात किया था और देशांतर का अंतर भी ज्ञात किया था। अभी बताता हूं, देखो राजस्थान में जब हमने कहा था अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हमने जब बताया था तो हमने ये बताया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री से 9 मिनट है, 60 डिग्री से 9 मिनट है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना बताया अभी? देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना? 8 डिग्री और 47 मिनट है, 8 डिग्री 47 मिनट है। यानी यहां 78 डिग्री और 17 मिनट पे पहली बार सूर्योदय होगा, तो 78 के बाद में 77 पे 4 मिनट बाद सूर्योदय होगा, फिर 76 पे 4 मिनट बाद होगा, 75 पे 4 मिनट बाद और होगा, फिर ऐसे करके 74 पे 74 पे 4 मिनट बाद और होगा। इस प्रकार यहां सूर्योदय 4-4 मिनट के हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब इसको यदि अपन फिगर में बोल लें 8 की जगह, तो अपन इसको 9 कर सकते हैं। और यदि 9 करते ही हमने ये बताया कि 1 डिग्री सूर्योदय, सूर्य की किरणें पार करने में 4 मिनट लेते हैं, इसका मतलब 9 चौक 36, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्योदय होने में 37 मिनट का समय लेगा। यदि धौलपुर में जैसे 8 बजे यदि सूर्योदय होता है, या 7 बजे सूर्योदय होता है, 7 AM पे सूर्योदय होता है धौलपुर पे, तो कटरा पे 37 मिनट लेट होगा, 37 मिनट लेट होगा। यदि 8 डिग्री 47 मिनट को अपन फिगर में मानेंगे तो ये कह सकते हैं कि 35 मिनट और 8 सेकंड, 35 मिनट और 8 सेकंड, यानी सूर्योदय धौलपुर पे सूर्योदय के बाद 35 मिनट और 8 सेकंड बाद में सूर्योदय कहां होगा? जैसलमेर कटरा में होगा। तो इस प्रकार यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कोई मध्य का भाग कह दें, अब धौलपुर में यदि 8 बजे सूर्योदय हो रहा है और राजस्थान के अजमेर के जिले का पूछ ले, नागौर का पूछ ले, तो राजस्थान के मध्य का जो देशांतर है वो 74 डिग्री है। 74 डिग्री देशांतर राजस्थान का एकदम मध्य का देशांतर है। तो यहां अपन सीधा कर देंगे, या तो 18 37 का आधा करके 18 कर देंगे, यानी 18 मिनट बाद सूर्योदय कहां होगा? वो अजमेर होगा। और इसके अजमेर के 18 मिनट बाद सूर्योदय कहां होगा? वो होगा हमारा जैसलमेर कटरा में होगा। तो इस प्रकार सूर्योदय यहां से, इस प्रकार सूर्योदय इधर लेट होता जाएगा, और यहां से सूर्योदय इधर की तरफ जल्दी होता जाएगा। उल्टा भी पूछ सकता है, यदि सूर्योदय यहां यदि सूर्योदय 8 बजे होता है, तो यदि धौलपुर का पूछ लें तो सीधी बात है कि यहां तो वो 8:35 पे होगा या 8:37 पे होगा। यदि फिगर में मानेंगे तो हो जाएगा 8:37 पे, नहीं तो 8:35 और 9 सेकंड पे कहां होगा? 8 सेकंड पे कहां होगा?
धौलपुर पे होगा। तो इस प्रकार यहां सूर्योदय जैसलमेर में सूर्योदय लेट होता है और धौलपुर में सूर्योदय सर्वप्रथम होता है। तो जैसलमेर से धौलपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सूर्योदय जल्दी होता जाएगा और धौलपुर से जैसलमेर की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्योदय लेट होता जाएगा। यदि धौलपुर पे 8 बजे सूर्योदय होता है तो धौलपुर से अगली जगह जो अगला देशांतर है उस देशांतर के अंदर सूर्योदय 4 मिनट लेट होगा, उससे और देशांतर पे 4 मिनट और लेट हो जाएगा। इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्योदय लेट होता जाएगा और पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्योदय जल्दी होता जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है और सर्वप्रथम सूर्यास्त भी धौलपुर में होता है और अंतिम सूर्योदय जैसलमेर में होता है और अंतिम सूर्यास्त भी जैसलमेर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हमारे इस टॉपिक को जो राजस्थान के भूगोल का मानचित्रों पर आधारित जो हमारा पहला टॉपिक है इसे जल्दी से समाप्त करते हैं और समाप्त करके हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार। हाँ, एक बात और, आजकल ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि राजस्थान के मध्य का जो देशांतर है, यदि अब अपने को रटना नहीं है, हर देशांतर अपन रट नहीं सकते, हर जिले का देशांतर रट नहीं सकते और हर जिले का अक्षांश रट नहीं सकते। तो अक्षांश मैंने बताया कि राजस्थान के मध्य से अक्षांश कौन सा गुजरता है, वो हमने राजस्थान का मध्य का अक्षांश 27 बताया था। तो इधर 27 से ऊपर घटेगा, इधर 27 से ऊपर बढ़ेगा, इधर 27 से घटेगा, यानी राजस्थान यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और यहाँ 30 डिग्री 12 है राजस्थान। तो अपने को एक अनुमान लगाना है कि बीच का जिला कौन सा है, अजमेर। अजमेर का 27 अक्षांश हो सकता है, नागौर का अक्षांश 27 हो सकता है। तो नागौर के ऊपर वाले जिले हैं उनके अक्षांश बढ़ेंगे 28, 29 और 30 तक जाएंगे और इधर जाएंगे तो अपन 26, 25, 24, 23 तक ऐसे बढ़ेंगे। तो ये अपन एक मोटे मोटे अनुमान के तौर पे, यदि आपको राजस्थान का मैप याद है और समानांतर वाले यानी उसके पड़ोस वाला जिला दाएं और बाएं याद है तो आप आराम से अक्षांश निकाल सकते हो। ऐसे ही देशांतर पूछ सकता है, ऐसे ही देशांतर पूछ सकता है। और मैंने ये बताया अभी राजस्थान के 2007 की आरपीएससी में 3rd ग्रेड भर्ती में पहली बार देशांतर पूछा था कि निम्न में से 72 देशांतर कौन से जिले में स्थित है। ये पहली बार क्वेश्चन पूछा था क्योंकि सीआर चौधरी उस समय आरपीएससी अध्यक्ष थे और वो ज्योग्राफी के थे, तो उन्होंने ज्योग्राफी के ऑप्शनल क्वेश्चन उठा करके जीके के अंदर दिए थे और एग्जामिनर के हाथ पांव फूल गए थे। जो प्रतियोगी था उसके एग्जाम हॉल के अंदर हाथ पांव फूल गए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने राजस्थान की संस्कृत से उठा करके दिए थे। लप्पा लपीर, गोटार, अपने जो बिनोले में काम आते हैं, अपन जो झेड़ना करते हैं वो झेड़नार, ऐसे ऐसे दिए थे कि एकदम बिल्कुल पसीने छूट गए थे प्रतियोगी परीक्षार्थी के। ऐसे क्वेश्चन दिए थे उस समय। तो इस प्रकार पहली बार देशांतरीय स्थिति भी बताई गई थी। अब राजस्थान के जो मध्य से देशांतर गुजरता है ना, हमने पहला बताया कि 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से राजस्थान 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान का जो मध्य का देशांतर है 69 के बाद में 70, 71, 72, 73 और 74, ये 74 जैसे गंगानगर है, बीकानेर का भाग है, नागौर का भाग है, अजमेर का कुछ भाग है, फिर राजसमंद का भाग है, उदयपुर का भाग है और डूंगरपुर का भाग है। ये जो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के मध्य से गुजरती है, पूर्वी देशांतर राजस्थान के मध्य से गुजरती है। अब यदि आपको पूरा मैप याद है तो आप पूर्व के देशांतर भी निकाल सकते हो कि 74 डिग्री जब राजस्थान के मध्य से गुजरता है और 69 डिग्री राजस्थान के एकदम पश्चिम में है, तो 69, 30 के बाद में आप 70, 71, 72 आ सकते हो और इधर आप 75, 76, 77 और 78 और 78, 17। तो इस प्रकार अपन देशांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। मोटे मोटे देशांतर बिल्कुल एकदम
पिन पॉइंट में नहीं पूछे जाएंगे, फिगर में नहीं पूछे जाएंगे, मोटे मोटे तौर पे पूछे जाएंगे निम्न में से कौन सा देशांतर कहां से गुजर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के देशांतर के बाद में हम आते हैं कि राजस्थान में जो जिले हैं उनकी क्या स्थिति है। अब देखो, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा राज्य है, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कितना भाग पड़ता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तब 10.41% राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263, 32,87,263, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो इंटू अपन जब 100 से करेंगे तो ये फिगर आएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बट्टा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंटू 100, तब राजस्थान का क्षेत्रफल आएगा भारत के कितने क्षेत्रफल का है, 10.41%। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने आरबीएसई का कोर्स हटा करके एनसीईआरटी लागू किया है। तो एनसीईआरटी लागू किया तो एनसीईआरटी की बातें, इंडिया लेवल की बातें, तो राजस्थान के बच्चों को सीखने के लिए 6 से लगा करके 12 तक राजस्थान अध्ययन की नई किताबें लगी है। उस राजस्थान की किताबों के अंदर 11th की जो किताब है उसमें जो ये जो फिगर है 10.41, इसकी जगह 10.43% दिया हुआ है। तो आप ये भी नोट करेंगे 10.43%, यानी ये 10.41% का वहां 10.43% 11th की किताब में देख किया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल यह है। तो आरबीएसई ने हटाने के बाद एनसीईआरटी के कोर्स में राजस्थान के बच्चों के सीखने के लिए जो बात दी है उसमें 10.43% है। तो अपने को ये भी एक बात ध्यान रखनी है। अब देखो, राजस्थान में जो हमारा ये राजस्थान है, ये विश्व के खूब सारे देशों से बड़ा है। देखो, अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप के मध्य एक कांगो रिपब्लिकन है, कांगो रिपब्लिकन देश है, कांगो रिपब्लिकन, कांगो रिपब्लिकन, कांगो रिपब्लिकन। इस कांगो रिपब्लिक को किसी समय जायरे भी कहा जाता था। यह तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। कांगो नदी है जो आयतन की दृष्टि से विश्व की बड़ी नदियों में से एक है, और विश्व की जल विद्युत उत्पादन की संभावना की दृष्टि से जो वाटर रिसोर्सेज है और वाटर रिसोर्सेज एनर्जी है, उनमें पॉसिबिलिटी की संभावना की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक है, और वो है कांगो नदी। इस कांगो नदी बेसिन में ही तांबा पाया जाता है, और यहां ये कांगो एक पिग्मी जनजाति के लिए जाना जाता है। पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है, और ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, क्योंकि यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में निवास करती है और विश्व की सबसे छोटे कद की है। यहाँ की जनजातियां हैं वो साइलेंट बिजनेस करती है, आदान प्रदान वाला, यानी ये पशु अनाज के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए रात के समय खेतों में रख के आ जाते हैं, और अनाज उत्पादन करने वाले उसके बदले में पशु दे जाते हैं या कुछ शिकार की वस्तु दे जाते हैं। तो इस प्रकार का वहां साइलेंट बिजनेस भी होता है जो मौन व्यापार के नाम से जाना जाता है, पिग्मी। उन कांगो की जब बात किया जाए तो राजस्थान कांगो गणराज्य के एकदम बराबर है, यानी कांगो गणराज्य का क्षेत्रफल है 3,42,000 और हमारा भी क्षेत्रफल है जो है 3,42,000। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के कांगो के लगभग राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर है। अब देखो, यूरोप में खूब सारे देश है और 45 देशों में से यूरोप के कुछ ऐसे देश है, 1-2 देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों से राजस्थान है वो बड़ा है। जैसे जर्मनी 3,57,000 है, जर्मनी का क्षेत्रफल है वो 3,57,000 है, तो ये जर्मनी से थोड़ा सा छोटा है, जर्मनी से थोड़ा सा छोटा है जर्मनी।
मिडनाइट जो रात्रि के अर्धरात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है, एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे जहां से नोबेल दिया जाता है, ये नॉर्वे के भी लगभग लगभग बराबर है। यहां अपना 3,42,000 है और नॉर्वे का है 3,85,000 वर्ग किलोमीटर, 3,85,000। जर्मनी का है 3,57,000 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार ये नॉर्वे के लगभग लगभग बराबर है। ये हमारा जापान के भी लगभग लगभग बराबर है। जापान का क्षेत्रफल पड़ता है, वो है, जापान का क्षेत्रफल है वो है 3,77,000 वर्ग किलोमीटर और हमारा क्षेत्रफल है 3,42,000। देखो जापान के लगभग लगभग बराबर, थोड़ा सा जापान बड़ा है, थोड़ा सा जो है नॉर्वे बड़ा है, नॉर्वे थोड़ा सा बड़ा है। जबकि विश्व के विकसित देशों में आता है जर्मनी, विश्व के विकसित देशों में से एक है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी की आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। विश्व में सर्वाधिक एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी आधारित और विश्व के सर्वाधिक साजो सम्मान बना करके और विश्व के सर्वाधिक जहाज बना करके कोई निर्यात करता है। आज भी विश्व की सबसे बड़ी जहाजी बेड़ा यदि किसी देश के पास है तो वो जर्मनी है। जर्मनी हिटलर से लगा करके आज तक खूब सारे ऐसे व्यक्तियों ने बनाने का श्रेय दिया जाता है। हिटलर के कारण जर्मनी को 2 बार विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, फिर भी जर्मनी अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर विश्व के दिलों पर राज करता है। उसकी टेक्नोलॉजी का आज तक कोई तोड़ नहीं है। वो सस्ते मालों के लिए नहीं जानी जाती है। जर्मनी, मेड इन जर्मनी विश्व के अंदर एक ब्रांड है। जैसे मेड इन जापान एक ब्रांड है, ऐसा ही मेड इन जर्मनी एक ब्रांड है। जर्मनी के चश्मे आज भी विश्व के हर कोने में आपको मिल जाएंगे और उनके ग्लास की तुलना लिप्सबर्ग, वहां का जो शहर है, वहां जो ग्लास बनाया जाता है उसकी जो क्वालिटी है वो विश्व में जानी जाती है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये हमारे राजस्थान के लगभग लगभग बराबर है। जर्मनी है, नॉर्वे, ये विश्व के विकसित देशों में, जापान विश्व के विकसित देशों में, जबकि हमारे राजस्थान इतना है। राजस्थान 28 राज्य है भारत में, 28 राज्यों में राजस्थान सबसे बड़ा है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है तो अभी 27 राज्य और पीछे पड़े हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जब राजस्थान अकेला जापान की बराबरी करता है, जब राजस्थान अकेला जर्मनी और नॉर्वे की बराबरी करता है, तो हमें मेहनत करनी है और मेहनत के बल पे हमें विश्व पर राज करना है। यूरोप में एक देश और है, पोलैंड। पोलैंड का क्षेत्रफल राजस्थान से छोटा है और वो है पोलैंड का जो पोलैंड उत्तरी ध्रुव के एकदम पास स्थित है। पोलैंड का क्षेत्रफल है वो 3,12,000। कितना है? 3,12,000 है पोलैंड का क्षेत्रफल। पोलैंड का क्षेत्रफल 3,12,000 है। ऐसे ही विश्व में एक झीलों का देश के नाम से प्रसिद्ध है फिनलैंड। विश्व में झीलों के देश के नाम से प्रसिद्ध है फिनलैंड। उसका क्षेत्रफल 3,37,000 है। उसका क्षेत्रफल 3,37,000 है। देखो पोलैंड का क्षेत्रफल 3,12,000 है। राजस्थान से पोलैंड छोटा है, फिनलैंड भी राजस्थान से छोटा है, 3,37,000 और ये विश्व के विकसित देश है। जबकि हमारे राजस्थान विकसित होने में अभी भी 50 साल लगेंगे। इस प्रकार जो बात बता रहे हैं, किसी देश की तुलना के बारे में बात बता रहे हैं। वियतनाम का क्षेत्रफल 3,03,000 है। वियतनाम का क्षेत्रफल 3,03,000 है और वियतनाम हमारे राजस्थान से छोटा है। तो इस प्रकार न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने विश्व पर राज किया था और विश्व में एक समय ऐसा भी था कि उसका कभी सूर्योदय सूर्यास्त यानी सूर्यास्त कभी होता ही नहीं था। यानी विश्व के हर कोने में था। तो विश्व 360 डिग्रियों पे उसका राज था। तो 360 में कहीं ना कहीं उसके राज वाला ऐसा क्षेत्र था कि वहां सूर्योदय रहता था, तो कभी उसका सूर्यास्त हुआ ही नहीं। ऐसा ही एक विकसित देशों में आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का क्षेत्रफल लगभग बराबर है और वो पड़ता है लगभग 2.5 लाख के आसपास। तो न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से हमारा राजस्थान, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से, न्यूजीलैंड और प्लस ब्रिटेन से हमारा राजस्थान 1.5 गुना बड़ा है। न्यूजीलैंड विश्व के विकसित देश है न्यूजीलैंड और दूध उत्पाद के लिए, मिल्क प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। जहां की जनजाति है माओरी और माओरी जनजाति है। और न्यूजीलैंड में जो द्वीप है, उन द्वीपों के बीच में जो कुक जल संधि है
वो जेम्स कुक के नाम से जानी जाती है। जेम्स कुक ने 1770 में न्यूजीलैंड को खोजा था और ग्रेट ब्रिटेन जिसने विश्व पर शासन किया उससे हमारा राजस्थान 1.5 गुना क्षेत्रफल की दृष्टि से 1.5 गुना बड़ा है। तो हमें मेहनत करने की और जरूरत है। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल और बांग्लादेश। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल और बांग्लादेश है, उससे राजस्थान 2.3 गुना बड़ा है। नेपाल प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश इससे राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 2.3 गुना बड़ा है। न्यूजीलैंड ब्रिटेन से 1.5 गुना राजस्थान बड़ा है। नेपाल और बांग्लादेश से राजस्थान 2.3 गुना बड़ा है। हमारे भगवान श्री राम ने, हाँ मैं सियाराम बोल दूं, सीताराम बोल दूं, तो भगवान श्री राम ने सीता जी के लिए जहां चढ़ाई की थी रावण को मारने के लिए, और जो सोने की लंका थी, जो पूर्व का ब्रिटेन कहलाता है, पूर्व का ब्रिटेन कहलाता है और पौराणिक नाम उसे सिलोन भी कहा जाता है। वो जो सिलोन श्रीलंका दक्षिणी भारत के एक नीचे बच्चे की भांति हमेशा चिपका रहता है। कहीं भी आप मैप बनाओगे, कहीं भी मैप देखोगे तो श्रीलंका पक्का दिखेगा। उस श्रीलंका से हमारा राजस्थान 5.2 गुना बड़ा है। किससे? श्रीलंका का 5.2 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5.2 गुना बड़ा है। जहां से हम टेक्नोलॉजी अवॉइड करते हैं, मंगाते हैं, हम एडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, जहां की हम एडॉप्ट करते हैं और विश्व के जिसके हथियार हम मंगा करके बड़े यूं गाल बजाते हैं कि हमारे पास में उस देश के हथियार है। वो एक छोटा सा देश है जिसका लगभग क्षेत्रफल 17,000 के आसपास ही है, और वो है विश्व में बूंद बूंद सिंचाई जो भेजता है वो। और विश्व में एक ही नदी नहीं है, फिर भी समुद्र के पानी से पूरी जनता को, अपनी वहां की जनता को वाटर सप्लाई करता है। और विश्व में किसी की मजाल नहीं कि एक छोटा सा राष्ट्र होते हुए भी उसकी तरफ आंखें उठा ली जाए। वो देश है इजराइल। इजराइल से हमारा राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है, यानी फिगर में है 16.5 गुना, यानी 16.5 गुना। तो 16.5 की जगह 17 कर दो, तो इजराइल से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 गुना बड़ा है। जिनकी घड़ियां, जिनकी वादियां, जहां आना और जाना विश्व का एक सपना रहता है, स्विट्जरलैंड, घाटियों से घिरा हुआ है स्विट्जरलैंड। विश्व में सबसे सुंदर शहर है स्विट्जरलैंड, जहां विश्व के यूएनओ के खूब सारे कार्यालय मिलते हैं स्विट्जरलैंड। और नए नए जो जोड़े होते हैं, कपल होते हैं, हनीमून जहां पसंद करते हैं, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 गुना बड़ा है। स्विट्जरलैंड से राजस्थान 8 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5.2 गुना, नेपाल बांग्लादेश से 2.3 गुना, ग्रेट ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 1.5 गुना, और स्विट्जरलैंड से 8 गुना। जापान राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा है, 3.77 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिनलैंड, पोलैंड, इससे राजस्थान बड़ा है, फिनलैंड पोलैंड से। जर्मनी और नॉर्वे यूरोप में 2 देश है जिससे राजस्थान थोड़ा सा छोटा है। कांगो गणराज्य जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप का, जो राजस्थान के लगभग बराबर है। तो ये तुलना हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से की। इसके अलावा देखो, राजस्थान में जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का नाम आ जाए तो 2 से 3 या होने तो याद 5 तक चाहिए। राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में 5 जिले अपने को याद होने चाहिए कि राजस्थान के कौन कौन से जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। यदि 5 याद नहीं रहे तो कम से कम हमें 2 से 3 जिले तो याद रहने चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से जिले बड़े हैं और कौन कौन से जिले छोटे हैं। देखो आपको बना करके बताते हैं। ये हमारा राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो सबको विदित है कि पश्चिम के जिले बड़े हैं। तो हमारा जो जैसलमेर है, जैसलमेर अकेला विश्व के खूब सारे देशों से बड़ा है जैसलमेर, और जैसलमेर है 38,401 वर्ग किलोमीटर।
1 वर्ग किलोमीटर, और ये 1 नंबर का सबसे बड़ा है। ठीक है। डूंगरगढ़ तहसील है, डूंगरगढ़ तहसील जो चूरू में थी, उसका विलय जब बीकानेर में हो गया तो बीकानेर बड़ा हो गया, और दूसरे नंबर पे पड़ता है बीकानेर। बीकानेर तो 2 नंबर पे राजस्थान का कौन सा जिला हो गया? बीकानेर। बीकानेर। और ये जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पे बीकानेर को ही बता रखा है। तो बीकानेर राजस्थान के बड़े जिलों में आता है, और बीकानेर का क्षेत्रफल है 30,247.90। अपन इसे 30,247 वर्ग किलोमीटर अपन फिगर में करेंगे, अपन 0.90 आगे नहीं लगाएंगे, तो 30,247 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का क्षेत्रफल है। तीसरे स्थान पर जो जिला पड़ता है वो बाड़मेर पड़ता है, वो है 28,387। तीसरा कौन सा पड़ता है? बाड़मेर। 28,387 वर्ग किलोमीटर, और ये कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला है। बाड़मेर जिला है। ऐसे मैंने आपको जिले बता रखे थे। जोधपुर, जोधपुर चौथा सबसे बड़ा है, और 5वां मैंने बता रखा था नागौर 5वें नंबर पे बड़ा है, और 6वां मैंने बता रखा था चूरू बड़ा रहता है। ये आपने कल बताया था कि नागौर जनसंख्या की दृष्टि से 5वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां है, अर्थात ये राजस्थान का ब्राजील कहलाता है। ब्राजील विश्व के अंदर कभी जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा। हालांकि अब पाकिस्तान आगे निकल गया और 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया, लेकिन हमारा यदि ब्राजील कह दिया जाए तो वो नागौर है। तो इस प्रकार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर याद कैसे रखेंगे? जैसलमेर एक बार ऊपर जाओ, बीकानेर एक बार नीचे आओ, बाड़मेर, फिर पास में अपना जो क्षेत्र है वो है जोधपुर का, और फिर नागौर का, और फिर चूरू का। इनके यदि क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये 22,850 होता है। जोधपुर कितना होता है? जोधपुर होता है 22,850 वर्ग किलोमीटर, 22,850 वर्ग किलोमीटर। और नागौर अकेला इजराइल के बराबर है। नागौर अकेला इजराइल के बराबर है, और नागौर का क्षेत्रफल है 17,781 वर्ग किलोमीटर। इतना ही क्षेत्रफल है वो किसका है? इजराइल का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार ये इजराइल के बराबर तो अकेला नागौर हो जाता है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे आपने खूब बारी पढ़ा होगा, धौलपुर जो पूर्व का है धौलपुर, और धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर का छोटा है, और ये लगभग 3,034 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा जिला है? धौलपुर। ये राजस्थान का प्रथम सबसे छोटा जिला है। 1 नंबर पे लिख देते हैं। प्रथम सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। दूसरा है वो है दौसा, इसी के पास में पड़ता है। जयपुर और भरतपुर के मध्य पड़ता है दौसा। जयपुर और भरतपुर के मध्य पड़ता है दौसा। दौसा 2 नंबर पे छोटा है, और ये 34-32 वर्ग किलोमीटर है। 34-32 वर्ग किलोमीटर। मैंने ऐसे याद किया कि 3,000 तो याद कर लिया, लास्ट 34 है। ये 34 यहां ले आओ और उसका घटा दो 1 को, तो 34-32 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है वो डूंगरपुर है, वो है 37-70 किलोमीटर। यहां पड़ता है डूंगरपुर, और वो है 37-70 वर्ग किलोमीटर। देखो डूंगरपुर। अब यहां एक अपने को बात आएगी। अब अपन डूंगरपुर का वापस एक बार वर्णन और करेंगे। राजस्थान के 3 यदि सबसे छोटे जिले कह दिए जाए, चौथा प्रतापगढ़ है, 5वां कोई सवाई माधोपुर को बता रखा है, कहीं राजसमंद को बता रखा है, राजस्व की वेबसाइट पे सवाई माधोपुर छोटा बता रखा है। अब देखो सबसे छोटा धौलपुर, फिर छोटा दौसा, और फिर छोटा डूंगरपुर। अब देखो डूंगरपुर है ना, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब डूंगरपुर सबसे छोटा जिला था। बाद में जो जिले बने दूसरे जिलों से टूट करके, तब जाकर के डूंगरपुर का सबसे छोटा जिले का दर्जा जो है डूंगरपुर ने खो दिया। उससे पहले जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 से लगा करके और 15 अप्रैल 1982 तक राजस्थान का सबसे छोटा जिला डूंगरपुर ही रहा था। ये तो 15 अप्रैल 1982 के अंदर है। भरतपुर से टूट करके धौलपुर अलग जिला बना और राजस्थान का दूसरा डूंगरपुर छोटा बना। उसके बाद में 12 बना, दूसरे और जिले बने, तब जाकर के ये तीसरे पे खिसका। बाकी राजस्थान के एकीकरण के समय
जब 26 जिले बन गए थे, अजमेर 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना और अजमेर को एक अलग संभाग बनाया और वो भी उसका मुख्यालय रखा गया जयपुर में और संभाग था वो अजमेर संभाग था। तो इस प्रकार अजमेर लास्ट 26वां जिला था, उस समय छोटा ये था। अब देखो राजस्थान में जिलों का कैसे निर्माण हुआ। आज राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग है। इन जिलों का कैसे निर्माण हुआ और यहां अपन एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि जिलों के निर्माण की। ये हमारा राजस्थान, ये राजस्थान। देखो राजस्थान एकीकरण के समय पहले 25 जिले थे, लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला, कौन सा 26वां जिला, 26वां जिला कौन सा बना, यहां बना अजमेर। 26वां जिला अजमेर बना। ये 26 जिले हो गए। अब 26वें जिले के बाद में राजस्थान में जिलों का बढ़ने का दौर शुरू हुआ और जिलों का जब बढ़ने का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले पूर्व का जिला भरतपुर से काट करके बनाया गया। शिवचरण माथुर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 15 अप्रैल 1982 को पहला जिला बनाया, वो बनाया 27वां जिला। ये हमारा धौलपुर, कौन सा जिला, 27वां जिला। और तारीख क्या थी, 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बना, वो बना धौलपुर। और किससे अलग हुआ, इसका पड़ोसी था भरतपुर। ये भरतपुर से टूट करके अलग बना था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान में नए जिलों का निर्माण अभी प्रस्तावित है और राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ करके 40 हो जाएगी और संभाग वर्तमान में 7 है और संभागों की संख्या भी बढ़ करके राजस्थान में जो है 10 हो जाएगी, 7 की जगह। राम लोभैया कमेटी बनी है। इससे पहले परमेश चंद्र कमेटी ने राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किया था। इसके बाद में, और वो भी 2008 के बाद में 14 साल बाद में राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए राम लोभैया कमेटी ने, आईएएस है डॉक्टर राम लोभैया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट है राज्य सरकार को सौंप दी और जिले बनाने की सिफारिश कर दी। तो ये जिले पूछे जा सकते हैं, इसलिए बताता हूं क्योंकि जिलों का जो सत्ता है उस मधुमक्खी के सत्ते को दोबारा छेड़ा गया और प्रशासनिक दृष्टि से जिले बने, तो ये जिले पूछे जा सकते हैं। तो भरतपुर को तोड़ करके धौलपुर बनाया और 27वां जिला बनाया। 15 अप्रैल 1982 को बनाया किसने, उस समय शिवचरण माथुर सीएम थे। शिवचरण माथुर सीएम थे। देखो आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, लेकिन 1981 से लगा के 1985 तक राजस्थान में प्रथम बार मुख्यमंत्री रहे थे शिवचरण माथुर। ये 2 बार रहे हुए हैं, ये 88-89 में और रहे हैं। 1988 और 89 तक ये यहां और रहे हैं। अब देखो ये शिवचरण माथुर वही व्यक्ति है जिनके प्रथम कार्यकाल में, यानी शिवचरण माथुर है जब 1981 में बने और ये अपने कार्यकाल निभा ही रहे थे। 1984 में अक्टूबर महीने में 31 अक्टूबर के लगभग 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो चुनाव आयोजित करवाए और इंदिरा गांधी की सहानुभूति थी, उनकी मृत्यु की सहानुभूति थी। तो इंदिरा गांधी के मृत्यु की सहानुभूति की लहर के अंदर राजस्थान में कांग्रेस ने 25 की 25 सीटें जीती। यानी एक काल ऐसा भी था कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने जीती। तो इस प्रकार राजस्थान ने 25 की 25 सीटें जीती। उसी काल में एक घटना और घटी। घटना यह घटी कि भरतपुर रियासत के उस समय एक राजा थे। देखो मैं ये भी बताता हूं कि इस धौलपुर जिले का निर्माण क्यों हुआ और किस कारण से करना पड़ा। भरतपुर का राजा था मान सिंह। ये आजादी के समय उस समय लास्ट में राजा थे। तो मान सिंह जब राजा थे, मान सिंह डीग और कुमेर से विधायक चुने जाते थे, डीग और कुमेर से। और ये 7 बार निर्दलीय रह चुके थे, डीग और कुमेर से 7 बार निर्दलीय रह चुके थे। और मान सिंह इस प्रकार भरतपुर से जीतते थे, तो ये निर्दलीय भी जीत के आते थे। और इधर इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर थी और डीग और कुमेर, उन्होंने राजा मान सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने एक बरजिंदर सिंह राजघराने के व्यक्ति को उतारा।
तो ब्रजेंद्र सिंह की सभा संबोधित करने शिवचरण माथुर डींग और कुमेर गए थे। डींग और कुमेर जब गए तब वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से गए थे, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से गए तो मान सिंह बड़े गुस्सेल व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि जो शिवचरण माथुर है वो, जब मान सिंह ने उनके सभा स्थल को तोड़ दिया, मान सिंह ने जब शिवचरण माथुर वहां सभा करने गए उससे पहले उन्होंने सभा स्थल को तोड़ दिया और हेलीकॉप्टर मैदान में छोड़ करके गए। तब मान सिंह ने अपनी गाड़ी 5 से 7 बार उस हेलीकॉप्टर के टकराई, तो शिवचरण माथुर को गाड़ी सड़क मार्ग से वापस जयपुर आना पड़ा। और जब जयपुर आए तो उन्होंने पीछे पुलिस अधिकारियों को उस अव्यवस्था के कारण लताड़ लगाई, तो पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर कर दिया मान सिंह का गोली चला करके। 35 सालों बाद में 2020 में उसका फैसला आया और कुछ पुलिस वालों को आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ में वो घटना घटी थी। इस घटना के कारण कांग्रेस को ऐसा लगा कि सहानुभूति लहर होते हुए भी राजा मान सिंह की हत्या है वो पुलिस वालों के गोली से हुई है, तो कांग्रेस डर गई। उन्होंने शिवचरण माथुर को कहा कि आप इस्तीफा दो, तो शिवचरण माथुर को अपने प्रथम कार्यकाल में इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो इस प्रकार वो शिवचरण माथुर है जिनके काल में 25 की 25 सीटें भी कांग्रेस की आई थी, और उस समय इन्होंने 27वां जिला बनाया था। 1981 में बने और 82 में इन्होंने भरतपुर को काट करके धौलपुर का अलग जिला बनाया था, और उस समय से धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना हुआ है। लेकिन इससे पहले दौसा राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, लेकिन दौसा की जो तहसीलों का आदान प्रदान हुआ उसके बाद में धौलपुर है 27वां सबसे छोटा जिला था। फिर हमारे बाबोसा के नाम से मुख्यमंत्री आए भैरू सिंह जी शेखावत, और भैरू सिंह जी शेखावत ने 3 जिलों का निर्माण किया 1991 में, और वो तारीख थी यानी 27 के बाद में 28, 29 और 30, इन 3 जिलों का निर्माण किया। याद करने की दृष्टि से BDR, बी यानी 12, बी यानी 12, ये कोटा से काटा गया। ये देखो यहाँ कोटा था, इस कोटा से काट करके अलग किया, कोटा से काट करके 12 को अलग किया, कोटा से काट के 12 को अलग किया BDR। फिर 29वां जिला दौसा बनाया गया। 29वां जिला किसको बनाया गया? दौसा बनाया गया। दौसा जयपुर को काट करके बनाया गया। दौसा जो काट के बनाया गया, यहां था दौसा भरतपुर का पड़ोसी, और ये जयपुर को काट करके दौसा बनाया गया। और फिर राजसमंद को बनाया गया, राजसमंद को, और राजसमंद है वो उदयपुर से काट करके बनाया है। यह राजसमंद है तो ये उदयपुर से काट के बनाया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 को कोटा से काट कर बनाया, दौसा को जयपुर से काट के बनाया, और राजसमंद को उदयपुर को काट करके बनाया। कब बनाया उन्होंने? ये बनाया 1991 में, और वो जो तारीख थी वो थी 10 अप्रैल। कब थी? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिलों का गठन किया गया, 12 दौसा राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को भैरू सिंह जी शेखावत ने 3 जिलों का निर्माण किया, जैसे बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध हुए, और उपराष्ट्रपति पद भी सुशोभित किया, और वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और एक पुलिस के पद से इस्तीफा देकर के किसानी, खेती किसानी करने लग गए, और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और राजस्थान के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। गैर कांग्रेसी प्रथम मुख्यमंत्री बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध भैरू सिंह शेखावत के समय BDR का निर्माण हुआ 10 अप्रैल 1991 को। अब देखो जो जो बात आगे चलती है, तो अब 30 जिलों का निर्माण हो चुका था। 31वां जिला है वो हनुमानगढ़ को बनाया गया। गंगानगर को काट करके किसको बनाया गया? हनुमानगढ़ को बनाया गया, और ये भी भैरू सिंह जी के शेखावत के काल में हुआ था। और हनुमानगढ़ को जो काट के बनाया गया वो 91 के बाद में 2-3 साल बाद में 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को कौन सा जिला बना? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ था 31वां जिला। हनुमानगढ़ कौन सा जिला था? 31वां जिला था। और 32वां जिला देखो करौली बन गया, सवाई माधोपुर को काट करके। कौन सा? करौली। 32वां जिला, 32वां जिला करौली, और सवाई माधोपुर को काट करके ये भी भैरू सिंह जी ने बनाया था। सवाई माधोपुर को काट करके बनाया था। और ये कब बना? 19 जुलाई को। 19 जुलाई
1997 को, 19 जुलाई 1997 से, और 32वां जिला करौली, 32वां जिला करौली। और 33वां जिला घोषणा तो हुई थी 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 2008 को बनाने की घोषणा हुई। काम स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2008 को। इस जिले ने प्रशासनिक दृष्टि से अलग काम करना प्रारंभ किया। और किसकी सिफारिश पे हुआ? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे। परमेश चंद्र कमेटी ने 33वां जिला किसको बनाया? प्रतापगढ़ को। अब देखो प्रतापगढ़ का जिला जो बना तो उसमें कुछ तहसीलों का गठन भी अलग अलग तरीके से हुआ था। तहसीलों का जो गठन हुआ, ये हमारा राजस्थान और ये प्रतापगढ़, यहां पड़ता है चित्तौड़। चित्तौड़ की तहसील ली गई। एक तो प्रतापगढ़ खुद तहसील था, प्रतापगढ़ तहसील था, एक अरनोज तहसील थी चित्तौड़गढ़ की, और एक जो बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी है, उन सादड़ियों में से ली गई छोटी सादड़ी अरनो और प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ था। इस प्रतापगढ़ में ये 3 तहसीलें तो चित्तौड़गढ़ की ली गई। किसकी ली गई? चित्तौड़गढ़ की। इधर पड़ता बांसवाड़ा की एक तहसील ली गई, वो था पीपल खूंट ली गई। इधर था जो उदयपुर, और उदयपुर की जो आदिवासी तहसील थी धारियावाद, जहां जाखम नदी बहती है, धारियावाद तहसील है वो उदयपुर की थी। इस प्रकार 5 तहसीलें मिला करके परमेश चंद्र कमेटी ने प्रतापगढ़ को एक नया जिला बनाया। 2011 के अंदर वसुंधरा जाने के बाद 2011 में अशोक गहलोत ने एक जीएस संधू नाम के व्यक्ति है, उनके नेतृत्व में कमेटी और बनाई थी, लेकिन जिले बना नहीं पाई। लेकिन अब की बार आईएएस राम लुभैया कमेटी बनाई है, और आईएएस राम लुभैया कमेटी के नेतृत्व में राजस्थान में कन्फर्म नए जिले बनेंगे। तो इस प्रकार ये मोटे मोटे तौर पे मैंने जिलों का वर्णन बताया। अब देखो जो धौलपुर है, इस धौलपुर का जो हमारा जैसलमेर है वो 12.66 गुना बड़ा है। कितना? 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। यदि जैसलमेर अकेले का भाग, मैंने वैसे भाग बता रखा है, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 100 से गुणा करेंगे तो 11.22% आएगा। यानी जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। लेकिन धौलपुर, जैसलमेर अकेला धौलपुर के कितना गुणा है? तो 12.66 गुणा है धौलपुर का। राजस्थान के सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला 12.66 गुणा बड़ा है, 12.66। धौलपुर का जैसलमेर 12.66 गुणा बड़ा है। लेकिन जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो राजस्थान के प्राकृतिक भाग लेंगे, भौगोलिक भाग लेंगे, और उसमें राजस्थान के अलग अलग भागों का वर्णन करेंगे कि राजस्थान का महान मरुस्थल कैसे हैं, अरावली कैसे हैं, दक्षिण पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार, इनका भी वर्णन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी है। शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। ये क्लास बहुउपयोगी है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए आप बिल्कुल कमेंट और सुझावात्मक सजेस्ट करोगे कि इस प्रकार के टॉपिक बनाने हैं और तरीका थोड़ा इस प्रकार का आपको चेंज करना है। मैं आपके जो भी सुझाव है उसको सिर माथे पर लूंगा, और आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।